ऑन कर दो, हो गया। क्योंकि तुम लोग को जितने लोग हैं ना लाइफ में, एक चीज देखना ना, आप लोग के समाज में या दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो बहुत पीछे होंगे, जैसे गरीबी देखे होंगे या फिर समाज में बहुत पिछड़ गए होंगे, लेकिन अचानक वो बहुत आगे चले गए, प्रकृति ने उन्हें बदला, ऊपर वाले ने साथ दिया। उनमें एक चीज गौर करना, गरीबी के साथ साथ संस्कार भी था। और कुछ ऐसे होंगे सब ना, अभाव में भी रहेंगे सब, ऐसा बदतमीजी करेगा सब, लाइफ टाइम वही रह जाएगा सब। तो वो संस्कार रहना जरूरी है। गौर करना ना, जिनके अंदर ये चीज होगा ना, अभाव भी है, पैसे से भी, शिक्षा से भी, वही ठिबो करेगा पूरा, वो कभी आगे नहीं जाता है। तो कुछ ना कुछ तो गंभीरता रखिएगा आप लोग, और नहीं तो फिर हम तो हैं ही हैं। क्या जाता है, एक दिन बोल देंगे कि बाहर तो मतलब बाहर, फिर जाके कहीं दूसरे हॉल में लाइव में पढ़ते रहिएगा आप लोग। चलिए बाबू, कल के क्लास में हम आपको अग्निकुंड के सिद्धांत से निकलने वाले 4 वंश प्रतिहार, जिसको हम तो बहुत पहले ही बता दिए थे, प्रतिहार, परमार, परमार के बाद चालुक्य, कोई सोलंकी कहा गया क्योंकि ये गुजरात का चालुक्य था, सोलंकी वंश कहा गया। और सबसे लास्ट अगर देखे थे चौहान, कौन सा वंश, चौहान। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार कहा गया था, इसमें सबसे प्रमुख शासक नागभट्ट था। कौन थे, नागभट्ट। कन्नौज की राजधानी किसने बनाया था, प्रतिहार। परमार शासक में वो संस्थापक उपेंद्र, लेकिन राजा भोज इसके सबसे योग्य शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। कौन मंदिर, सरस्वती। अमूमन ऐसे लोग सरस्वती जी का मंदिर नहीं बनवाता है, नॉर्मल मंदिर में एक और सरस्वती जी का मूर्ति लगा देता है, एक और लक्ष्मी जी का लगा देता है। स्पेशली जल्दी कोई सरस्वती जी का मूर्ति बहुत कम ही मंदिर मिलते हैं सब यहाँ पे तो। लेकिन धारा नगरी में स्पेशली मंदिर किसका था, सरस्वती, सरस्वती जी। चालुक्य या सोलंकी वंश, इस वंश के संस्थापक मूल राज, लेकिन 2 शासक याद रखिएगा, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। भीम प्रथम योग्य नहीं था, भीम द्वितीय योग्य। भीम प्रथम के समय महमूद गजनबी आया और जीतकर चला गया। भीम द्वितीय के समय मोहम्मद गौरी आया और हार कर चला गया। हालांकि भीम प्रथम का सामंत अर्थात सेनापति विमल शाह, जिसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आज पढ़ना हम लोग को कौन सा वंश, चौहान वंश। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। क्या थी, अजमेर थी राजधानी, अजमेर थी। इस वंश के संस्थापक वासुदेव, वासुदेव। इनका एक दूसरा नाम भी था, सिंह राज। वासुदेव का दूसरा नाम सिंह राज, वासुदेव का दूसरा नाम सिंह राज था। समझा के गिनेगा। इस वंश का योग्य शासक की बात करेंगे तो विग्रह राज थे। कौन थे, अरुणो राज, विग्रह राज नहीं जी, अरुणो राज, अरुणो राज। अरुणो राज एक साहित्य प्रेमी शासक थे। अरुणो राज साहित्य प्रेमी शासक थे। इनके दरबार में एक बहुत बड़े संस्कृत विद्वान रहते थे, जिनका नाम था विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव। पूरा नाम क्या था, विग्रह राज चतुर्थ विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव, विसलदेव, विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव। बहुत योग्य शासक थे, नाम था इनका विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव। इन्होंने एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था हरिकेली। हरिकेली पुस्तक का नाम हरिकेली। हरिकेली यह एक संस्कृत पुस्तक थी, नाटक था, नाटक मतलब कहानी। कहानी को अमूमन नाट्य पुस्तक को क्या कहा जाता है, कहानी कहा जाता है। तो हरिकेली नामक पुस्तक की इन्होंने क्या किया था, रचना किया था। बाद में इस वंश का जब अंत होता है तो इस वंश के स्थान पर मोहम्मद गौरी कब्जा कर लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, वो अजमेर को कंप्लीटली ऑक्युपाई कर लेता है। और अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महज 2.5 दिन में एक मस्जिद बनवा दिया, जिसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आपको क्या लगता है 2.5 दिन में कोई नया मस्जिद बन जाएगा? अच्छा जाके देखिएगा ना, तो मस्जिद जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो एक पुराना किला टाइप का लगेगा वहां पर। तो वहां पर एक ना विद्यालय था। क्या था, विद्यालय। तो एक्चुअल में वो 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं था, बल्कि क्या था, विद्यालय था। 2.5 दिन में रिनोवेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिनोवेट कर दिया गया। और वही मस्जिद हो गया, नाम क्या हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा।
कैसे पता चला विद्यालय है? क्योंकि जो पुस्तक है हरिकेली, उसके नाटक उसके दीवालों पे लिखे हुए मिले थे। हरिकेली पुस्तक के जो नाट्य कहानियां थी उसी विद्यालय के दीवालों पर लिखी हुई थी। और विद्यालय टाइप का है भी, एक तो बड़ा सा प्रांगण है, नॉर्मल सा है, बहुत बड़ा भी मस्जिद नहीं, इतना बड़ा क्लासरूम बराबर है, प्रांगण बड़ा है। प्रांगण क्या है? बड़ा है, उसका सीढ़ी वगैरह है, सीढ़ी चढ़ के जाइए एक हॉल पर। हालांकि मस्जिद में तो वैसे भी इबादत गाह होता है मस्जिद, उसमें तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, इस्लाम में मूर्ति पूजा है नहीं, तो मस्जिद में रहेगा क्या? खाली जगह, एक तो मेंबर मतलब सदस्य नहीं, सीढ़ी टाइप का होता है, 3-4 सीढ़ी होता है। स्टेज, मेंबर मतलब समझिए क्या जी? स्टेज, उसमें चल मतलब जैसे वो कैसे स्टेज है वैसे मेंबर हो जाता है। वहाँ पे स्टेज पे चढ़ के जो मौलाना हो गए या फिर हाफिज हो गए, मुफ्ती हो गए, जो भी उस समय जो नमाज पढ़ा रहा है, वो वहाँ पे अपनी तकरीर देता है। तकरीर मतलब लेक्चर, कि कैसे काम करना चाहिए, जीवन अपना कुछ ना कुछ जकात देना चाहिए, इनकम का कुछ हिस्सा गरीबों में देना क्या कहलाता है? जकात। समझ में आ गया कि नहीं? ये बताना पड़ता है, जबकि लोगों को खुद से दे देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अच्छा, अब तो लोग देने के टाइम पे भी सोचते यार इसको देते ही जरूरतमंद है कि बार बार ऐसे ही आता है। इस सब मामले में ना सबसे ज्यादा सिख लोग मिलेंगे आपको, सिख धर्म के लोग। उनमें ना एक चीज, एक्चुअल सिख धर्म बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है ना, 500 साल है, 400-500 साल पुराना है। तो जब भी कोई धर्म बहुत नया रहेगा तो अपने मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा रहेगा। जितना दूर जाएगा ना थोड़ा थोड़ा धूमिल होते जाएगा। तो अभी सबसे करीबी में मिलता है कौन सा? सिख धर्म। अभी भी वो अपने पूरे सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे गुरुद्वारा में खाना बनाया जाएगा, शुद्ध घी डाला जाएगा, और मतलब पूरा प्रॉपर ढंग से वहां पे। और आप वहां पे अगर गुरुद्वारा में पैसा देते हैं ना तो टेंशन फ्री रहिएगा कि इसका इस्तेमाल करेगा। बहुत जगह तो ऐसा आदमी पैसा डाल के कंफ्यूजन में रहता है कि लूट लेगा, होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? और उनका खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। आप देखिएगा, खाना खिलाना, लंगर चलाना नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत खर्चीला काम है वहां पे। और बहुत साफ सफाई से मशीन, मतलब जितना दान पारसी लोग, पारसी समझते हैं, रतन टाटा पारसी है, और जितना दान सिख लोग, पारसी और सिख, ये 2 लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा दान करते हैं। पारसी लोग तो कभी कभी अपन पूरा धन दान कर देता है। अभी भी इंडिया के सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। वो टाटा कंपनी का जो इनकम होता है, उस इनकम का एक हिस्सेदार है वो ट्रस्ट। आप समझिए कैसे। टाटा कंपनी तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। टाटा का टाटा सन्स, टाटा का डिजाइनिंग, टाटा फैशन आता है, टाटा रिटेल होता है, टाटा टीसीएस है, टाटा मोटर, टाटा स्टील, बहुत सारी कंपनी है। उसका जितना प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट का एक हिस्सेदार है वो हॉस्पिटल। समझिए एक आदमी है, उसको नियम इस तरह बनाया गया ना कि शेयर होल्डर है उसका, कि जितना प्रॉफिट होगा उसका हम एक हिस्सा लेंगे और इस हिस्सा से हम गरीबों की सेवा करेंगे। ये भाव होता है पारसियों का। तो वो लोग भी काफी ज्यादा सेवा वगैरह करते थे। समझ आ गई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अरुणराज के बारे में समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस वंश का अगला शासक में देखेंगे तो देखिए, हम जब भी अगला शासक बोलते हैं ना तो बीच में जो छोटे मोटे शासक आते हैं उसको स्किप कर देते हैं लोग। आप ही बताइए पूरा इतिहास में कौन किसका रिश्तेदार, कौन क्या है, तो फिर ना आपको पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन वो आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। और यही इतिहास की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि अगर जैसे मान के चलिए टीचर को क्या है कि वो अपना सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना। जैसे हम जीएस पढ़ाते हैं तो हमें बस जीएस पे ही ध्यान देना। आपको मैथ में क्या दिक्कत आता है, हमको उससे क्या है। लेकिन ये तब मेरी सर्वांगीण जिम्मेदारी नहीं हुई है। हमारा ये भी काम है कि आपको जीएस में कम से कम समय आपको अपना सेल्फ स्टडी पे देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, इतिहास पढ़ाना बड़ा इजी हो जाता है। इतिहास में ना कोई दिक्कत नहीं, बाबू परमार वंश नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, चौहान से चालू हो जाओ। ज्योग्राफी थोड़ा सा लिंकअप में रहता है। तो इतना ना लाद दिया जाता है लड़कों के ऊपर कि शुरुआत में जब पढ़ने आते हैं सब स्टूडेंट, उनके अंदर जुनून होता है कि हमको पढ़ना है। फिर उनको यही लगता है कि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि ज्यादा पढ़ना है, पढ़ने का मतलब है एग्जैक्ट पढ़ना है। लेकिन शुरुआत में लड़कों को क्या लगता है, ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे, और उसी चक्कर में घेरा जाता है और इतिहास डुबा देता है लोगों को यहाँ पे। तो बेटर है कि जो जरूरी है बस वही पढ़ते हैं। अगला आते हैं पृथ्वीराज। कौन? पृथ्वीराज। देख, यहाँ पे अरुणोराज, यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा गया। पृथ्वीराज चौहान कहा गया। पृथ्वीराज कहिए या पृथ्वीराज चौहान कहिए। देखिए पृथ्वीराज चौहान, ये तो चौहान वंश के थे, इधर
यही कर देते हैं ऐसा, कोई दिक्कत? देखिए ये लोग पृथ्वीराज चौहान जो थे ये शासक ठीक ठीक थे, शासन किए, बट इनका चंदेल शासकों से नहीं जमता था, चंदेल शासक से जमता नहीं था, और चंदेल शासक इनको हरा भी दिए थे। ये एरिया था चंदेल, ये चंदेल, और ये एरिया था चौहान, चौहान, और यहां मालवा, ये मालवा। अब यहां पर ना इन दोनों में जमता नहीं था। हालांकि पृथ्वीराज चाहते थे कि चंदेल के एरिया पे क्या किया जा सके, कब्जा किया जा सके, लेकिन कभी नहीं कर पाए, चंदेल शासक नहीं कब्जा कर। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के एक प्रमुख सेनापति थे आल्हा, मतलब उस समय, इस समय मतलब युद्ध हुआ दोनों में, लेकिन कभी भी चौहान शासक किसे नहीं हरा पाए, चंदेल शासक को नहीं हरा। अब बताइए भारत में आपस में लड़ रहे हो लोग, भारत में आपस में लड़ रहे हैं, चौहान चंदेल को हराना चाह रहा है, चंदेल मालवा को हराना चाह रहा है, तो फिर ये क्यों ना किसी विदेशी के लिए अच्छा माहौल बनेगा, पक्का बन जाएगा माहौल। यहां पर बाहर से एंट्री मार दिया मोहम्मद गौरी, कौन एंट्री मारा, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो चलिए मालवा के शासक थे जयचंद, और ये थे आपके पृथ्वीराज, ये हो गए पृथ्वीराज, ये जयचंद। इन दोनों ने मिलके इसे तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया, तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया। तराइन हरियाणा में है, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो 1191 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मिलकर किसे हरा दिए, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। देखिए जबकि इससे पहले मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय भी हरा चुके हैं 1178 में, भीम द्वितीय भी क्या हरा चुके। देखिए इन लोगों को साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, ये सबको लूटपाट करना था, धन के, भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो तराइन के प्रथम युद्ध में दोनों मिलकर किसे हरा दिए, किसे हरा दिए, मोहम्मद गौरी को हरा दिए। अब मोहम्मद गौरी लौट गया यहां से। फिर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में विवाद हो गया संयोगिता को लेकर। किसको लेकर, संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता की बेटी थी, सॉरी पृथ्वीराज चौहान की बेटी संयोगिता है, जयचंद, जयचंद, अरे यहां लिखे हैं जी, देखो ना, जयचंद की बेटी संयोगिता, संयोगिता उल्टा लिख दिया क्या जी, आज हम यहाँ लिखे थे सही, गलती से बोला गया। तो जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता था, और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। अब ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई। यही होता है इस सिलेबस का सबसे बड़का, यही है कॉस थीटा। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री का कॉस थीटा होता है ना, उस ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा, अब फिल्म में हम इस पूरी कभी सीधा नहीं चलने वाला है, सब सीधा जाएगा, साइन थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, सोचा उल्टा होता है यहाँ पर। उसी तरह इसी समय तो तुम बताओ भी नहीं, तुम गधा है, करा साइन का उल्टा कॉस थीटा होता है। कोसेक तब क्या हुआ, कॉट हो, 10 का कॉट, इसका सेक होगा, अरे गधा कहीं का, बता बकलोले, मैं तुम्हारा कमजोर है। साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा, हाँ हाँ, लाल बटा काका, लाल बटा काका, लंब बटा कौन, साइन थीटा, आधार बटा कौन, लंब बटा आधार, साइन थीटा। सब ट्रिग्नोमेट्री क्या तुम लोग आगे बढ़े, उल्टा करेगा तो कोसेक सेक और कॉट होगा। ये बकलोलवा कुछ बीच में बोलेगा जरूरी, लेकिन तो देखिए ध्यान से, पृथ्वीराज चौहान विवाह करना चाहते थे किसे, संयोग, और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान। अब भाई दोनों में एकदम ये बात पता चल गया किसको, जयचंद को। अब इस सिलेबस में घर वाले अमीशपुरी के रोल में आ जाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, घर वालों की भी मजबूरी समझिए, अभी आपको जीवन का अनुभव नहीं है। अब आप अपने मन से सोच के देखिए, क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ डिसीजन आप लेना चाहते होंगे, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, किसी छोटा मोटे डिसीजन को लेना चाहते होंगे।
अभी सोच के देखिए, क्या 10th में जो डिसीजन लेने जा रहे थे वो सही था? बस अब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे खड़े होकर ये नहीं सोच सकते हैं कि डिसीजन सही है या गलत है। तो आज से 5 साल पहले आप जो डिसीजन ले रहे थे ना, कई तो ऐसा डिसीजन था जो आप थैंक यू कहेंगे भगवान को, ठीक हुआ नहीं लिए डिसीजन। नहीं समझ में आया? तो माँ बाप को लगता है कि मतलब ये तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। और अभी के टाइम पे लड़का लड़की लोग को लगता है कि अरे भाई माँ बाप बाधा बन रहा है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। जिस दिन जिम्मेदारी आएगी उस दिन समझ में आएगा। तो जयचंद नहीं चाहते थे पृथ्वीराज चौहान से विवाह हो, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान तो ठीक ठाक थे, राजा थे अब। लेकिन अब कोई बात रहा होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी दोनों लोग में क्या हो गया, भिड़ंत हो गया यहाँ पे। जयचंद अक्सर देखिएगा प्राचीन काल से भी, जब भी इस मामले में कोई लड़की पकड़ा ही नहीं है, तुरंत उसका टारगेट बैच की तरफ लड़का खोजा जाता है उसके लिए, और 1-1.5 महीना में लड़का खोज के उसको ब्याह शादी करके भेज दिया जाता। अब कौन चीज ये बैडमिंटन है, अगवा कूद के डिस्टर्ब कर। बैडमिंटन में कहाँ है? अभी अगवे आके डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे, अब मरबे करेगा ये। एक बीच में आके डिस्टर्ब करेगा। कहाँ गया? हाँ अरे बैडमिंटन में लाओ जी, इसको डिस्टर्ब करके रख देता है इसे यहाँ पे। सब चीज जो जहां का चीज है उसको हटा कैसे देते हो लोग? अरे ये सब को बुद्धि नहीं होता, नहीं खुदे मरने आता। जाओ साइड हो जी, उन्हें जाके उड़ो ना। बताओ बार क्लास डिस्टर्ब तो मार देने लायक है, छोड़ दो। चलिए छोड़िए उसको। हाँ क्लास करने है ये लाइट अरे तुम लोग तो औरों दिमाग, लाइट बंद कर दो तो पढ़ाएंगे कौन चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। तो जयचंद जो थे उन्होंने अपनी बेटी को जल्दी जल्दी विवाह करने के लिए स्वयंवर बुला लिया। क्या बुला लिया? स्वयंवर। स्वयंवर में ना हर अलग अलग राज्य का राजा पूरा तैयारी के साथ आता था, सज धज के। लड़का कौन चीज सजेगा? खूब से खूब दाढ़ी बना लेगा और कोई चीज सजेगा। और लड़का में सजेगा कौन चीज? लड़कों के अंदर नेचुरल ब्यूटी होती है। आगे बढ़। अरे किसको सजाया जाता है? जिसको जरूरत है। खाना किसको खिलाया जाता है? जिसको भूख लगा। धन किसको दिए? जिसके धन की कमी है। कि अंबानी को धन देने जाओगे? समझ गए? नहीं समझे? रोबोट तुम घुसिया रही हो। बेचारी सब एकदम घुसिया जाती है सब यहाँ पे। हाँ अंदर अंदर एकदम घुसी आ जाती है सब। अब आप लोग बता हम क्या बोल रहे हैं, समझ गई? बता लड़का लोग तुमको सजने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? नेचुरल है। हाँ ऐसा? अच्छा वो लड़का लोग सजना भी नहीं। हम तो क्रीम लगा देते, क्रीमुआ काला हो जाता था। 5-7 साल तक हम फेयर एंड लवली लगाए तो कोई असर नहीं हुआ। करिया का करिया रह गया यहाँ पे। अब फिर एक दिन हम गुस्सिया के बोले थे ना फेयर एंड लवली पे, उसमें ना ऐसे आधा लगेले रहता था, इधर काला इधर, तो हम इसको पूरे करिया रंग दिए। कहीं 4 हफ्ता में चमगादड़ से परी बनी तो नाम चेंज कर दिया, ग्लो एंड लवली हो गया। तो स्वयंवर रचा गया किसके लिए? संयोगिता के लिए। स्वयंवर रचा गया अब संयोगिता इसी स्वयंवर से लेके चले गए। संयोगिता कौन? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता इस स्वयंवर में ना संयोगिता को लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे, तो उसने कहा कि बवाल का मतलब ही नहीं, हम स्वयंवर में जाके पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं, बस पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ा लेके आए अपना और स्वयंवर से ही लेके चले गए किसको? संयोगिता। तो अपहरण ना हो गया। तो ये जयचंद ने कहा कि तो अपहरण है। जयचंद ने क्या कहा? अपहरण है।
अब बाकी राजाओं के सामने जयचंद की घोर बेइज्जती हो गई, भयंकर बेइज्जती। अब ये इतना खतरनाक बेइज्जती था ना कि जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी। इसकी भनक लग गई किसको, गौरी को। तो गौरी ने कहा ये बात है, चलिए हम लोग मिलके मारते हैं। तो गौरी जाके किसे मिल गया, और ये दोनों मिलकर तराई के द्वितीय युद्ध में किसे मार दिए, तराई का द्वितीय युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध 1192। इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी एक हो गए और किसे मार दिए, पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद सोचिए, यहां पर आगे बढ़े। जयचंद, अब जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, मरा दिया यहां पे। अब आया चंदवार का युद्ध। कौन सा, चंदवार का युद्ध 1194। मोहम्मद गौरी ने इसमें जयचंद को मार दिया। किसे मार दिया, जयचंद। किसे मार दिया, जयचंद को। जयचंद ने कहा कि धोखा देते हो तुम धोखेबाज हो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो अपने दामाद को मरवा सकता है वो ईमानदार। मोहम्मद गौरी यही ने कहा कि जो अपने बेटी दामाद का घर उजाड़ सकता है वो ईमानदार। हम कब से भाई, हम तो यो बाहर से आए हैं, हम तो कुछ करेंगे तो हमारे लिए इलीगल है, दोस्ती करे दुश्मनी करे कुछ भी करे, हम तो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा खुद से सोच के देखिए, जब तुम्हारा बेटी दामाद के नहीं हुए तो तुम पे भरोसा कौन करेगा। मोहम्मद गौरी तो 2 साल घींचियो ले गया, 2 साल नहीं घींच ले गया। आपको कभी विश्वास होगा जो व्यक्ति अपने दामाद को मरवा दे, बेटी का घर उजाड़ दे, वो आदमी पे आप भरोसा कर पाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी क्या कर दिया, निपटा दिया। कहा कि जाइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और पूरे एरिया को लूट लिया कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और धन दौलत पूरा लूटा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति था ना, इसको पहाड़े पे ठीक लगता था। भारत का मैदानी समतल एरिया था, इसको ठीक नहीं लगता था। तो मोहम्मद गौरी पूरे एरिया पे लूट लिया और चौहान वंश का क्या कर दिया, अंत कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित होना पड़ा था यहाँ पे। मोहम्मद गौरी तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन तराई के द्वितीय युद्ध में जयचंद से मिलकर किसे हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को। समझ में आ रहा है। अब सोचो, राजा महाराजा लोग का तो पता ही नहीं चल रहा लाल पीला हरा के चक्कर में, तो तुम लोग बेरोजगार किस डिक्ची के मसाला है। हाँ, राजा महाराजा संयोगिता की भी मृत्यु हो गई। राजा मराया, रानी सुसाइड करेगी या फिर उसको उठा ले जाएगा सब, या जौहर कर लेगी या मार देगा सब, यही होता था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राजा महाराजा की जिंदगी जितना दिखने में अच्छा लगता है ना, उतना होता नहीं है। जितने बड़े ऊपर पोस्ट पे जाएंगे, जिम्मेदारी और रिस्क उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको क्या लगता है, बड़े इंसान को बहुत रिस्क होता है। आप अपना जीवन सामान्य जी सकते हैं। सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री है, अगली बार सपोज चुनाव में हार गया, तो फिर सड़क पे घूमे गए प्रधानमंत्री प्रधान, दूसरा कौन काम कर पाएगा। वो भारत कुछ काम कर पाए, किराना की दुकान खोलेगा तो क्या कहेगा लोग, प्रधानमंत्री तो किराना की दुकान खोल दिया। लोग उसको जीने ही नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। मान के चलिए फॉर्म भरेगा यूपीएससी का, है प्रधानमंत्री यूपीएससी पीटी फेल होगी, जिंदगी मार डालेंगे उसका। यार एक प्रधानमंत्री के लिए कितना मुश्किल है, यहाँ पे बहुत टफ काम है। वहां पे समझ में आ गया नहीं। मुख्यमंत्री के लिए कुछ कर पाएगा, खेती करके बैल के साथ घूम तो खेत में तो चले तो यार दिन गिर गई लेकर, यहाँ तो बड़ा उटपटांग चीज हो जाता है। आगे बढ़े। चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हरा दिया, तराई के द्वितीय युद्ध में किसे हरा दिया, और तराई के प्रथम युद्ध में हार गया। क्या मोहम्मद गौरी भारत में बसना चाहता था, नहीं बसना चाहता था। भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट हो गया तराई का द्वितीय युद्ध। टर्निंग पॉइंट, जो लुटेरे थे ना, उनको रोकने वाला भारत में कोई नहीं था। वो एक किस्मत शायद कहिए कि मोहम्मद गौरी भारत में रहना ही नहीं चाहता था। तो मोहम्मद गौरी नहीं रहना चाहता था। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा मोहम्मद गौरी ने, एक काम करो, जितना जगह मिलता है और लूट उठ के चले आओ। तो गया, दिल्ली उल्ली सब लूट लिया, दिल्ली लूट लिया, अजमेर लूट लिया, सब लूट उठ ले लिया। कौन, ऐबक। कहा
गौरी ने कहा कि हमको भारत में मन नहीं लगता, पैसा लूटो और वापस चलाओ यहाँ पर। तो पैसा वैसा लूटा और जो ऐबक था ना वो मोहम्मद गौरी की बेटिया को फंसा लिया, जबकि ऐबक गुलाम था। ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, हिष्ट पुरुष था, बहुत बलिष्ठ, एकदम 6 पैक वाला, और योद्धा था एकदम खतरनाक, और युद्ध वगैरह लड़ने था, समझ में कि नहीं, एकदम खतरनाक तलवार और भाजता था। ऐबक के जो बेटिया थी देख के एकदम खुश हो गई। अरे बाप, बाहुबली में नहीं देखते हैं मोहम्मद गौरी, हम उसकी बेटी थी। अच्छा, हम ऐबक बोल दिए क्या? तो गौरी की बेटी किससे फंस गई? जबकि ऐबक क्या था? गुलाम। ऐबक क्या था? गुलाम। अब देखिए, एक लेवल में फंसती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सब जो चक्कर होता है ना, ये अच्छा खराब अमीर गरीब नहीं देखता है, ये देखता है कि कहाँ आपने समय व्यतीत किया। अब आप पटना रहते हैं, बिहार रहते हैं, तो आपको कोई जापान की महिला थोड़े पसंद आने वाली है। गाँव वाला, गांव अगल बगल जापान में, तो मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी वो तो बिजी रहता था साम्राज्य में। यहाँ पे ऐबक जो था तलवार भाजी, तलवार खूब बढ़िया से भांजता था, तो गौरी की बेटिया को यही सिखाता, हाँ तलवार ऐसे पकड़ो भाजो। यहाँ पे फिल्म में देखेंगे ना, तलवार ऐसे भाजेंगे, फिर दोनों देखने लगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? दोनों घोड़सवारी सिखा के, एगो घोड़ा पे वो बैठेगा, घोड़ा पे हाँ ऐसे ऐसे, फिर दोनों देखना, घोड़ा चल रहा है, घोड़ा जा रहा है आगे। रद्द हो गया इसमें पूरा जीवन। ये तनी सा दू को बाल ना, न जाने कितने लड़कों का जीवन चौपट किया इसे कर। इस सब चक्कर में नहीं फंसना, पता नहीं कितने लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं। आप हाँ, राजा महाराजा बर्बाद हो गए। सारा बाल बांधने के लिए 20-25 को मशीन आता है, पीछे लगा लो यहाँ पे, वो में से 2 को लटकैला बिना क्या जरूरत रहता है। तो वो 2 को जो ऐसा तबाह करता है ना, मत पूछिए, सपने आपके धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए आप लोग की सुरक्षा अपने हाथ में है, बच बचा के रहिएगा। और जिसका भी इधर हम देख लिया 2 को निकलल, हाँ काट देंगे हम वहां पे, फिर ऐसे निकला काटा गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे वो लकड़ी उकड़ी आता है, दुकान को मशीन उसीन दुकान जी आता है, बांध लिया करो लोग उसमें। यहाँ पे एक बटुआ आता है, बटुआ गांव में जो ना पैसा रखा जाता है ना, बटुआ आता है, बलवा रख के बटुआ में रख के बांध दिया जाता है। तो उसे में बटुआ रख लो और उसको बांध लो नारियल के रस्सी से, इसे एकदम चौड़ के एकदम। बताओ, एकदम आप लोग बच बचा के रहिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। समझ में आ गया? तुम लोग बच बचा के रहना। इस सब चक्कर में बहुते लोग तबाह हो गए यहाँ पे। अब बहुत होशियार होती है, 2 को छाते चलेगी, सहेलिया से पूछेगी देख रहा है कि नहीं। सब चक्कर में नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग को फोकस करना है किसमें? पढ़ाई में। और लड़की लोग, लड़का कितनों बढ़िया बढ़िया बात बोले, कभी भरोसा नहीं। बस इस कान से सुनिए, उस कान से। वो गंगा में उतर के बोले ना कि हम बहुत अच्छा है, तो हाँ 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 तो बहुत अच्छा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। इस सब पे ज्यादा भरोसा नहीं। हाँ, तुम लोग कौन सी का सीधा है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अभी फंसा लिया ऐबक किसको? हालांकि गौरी के कई गुलाम थे। एक का नाम था यालदोज, एक का नाम था कुबाजा। यालदोज था और कुबाजा। तो यालदोज और कुबाजा को भी वो देखती थी, लेकिन वो डरे साइड हो गया। सिर्फ भाई साहब वो का बापवा जान जाते तो मारिए दे, तो ना हमरा से ना हो तो जाओ। इस सब में ध्यान देखा जाता है ना। अब आप ही अब पता चल गया, आप देख रहे हैं, कौन आपके
वो एरिया के गुंडा का लड़की एकदम खतरनाक। तो आप भी साइड नहीं हो जाइएगा, याल्दो साइड हो गया। अरे बाप रे बाप, गौरी की लड़की है भाई, कोनो नॉर्मल थोड़े, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। याल्दोज भी साइड हो गया, कुबाजा भी साइड हो गया। ऐबक जो होगा देखा जाएगा, यार चलते हैं। ऐबक जो था फंसा लिया यहाँ पे। देखो इसको यहाँ पे गौरी की लड़कियां का नाम पूछता है तुम लोग यहाँ पे, खचरा सब। चलिए अब ध्यान से समझिए। ऐबक इतना, ऐबक के गलती से गौरी एकदम आग बबूला हो गया। कहा कि चट्टा कहीं का, तुम गुलाम होके हमारी बेटिया को कैसे फंसा लिया? तू कह रहा है कि हम अकेले थोड़े फंसाए, वो फंसले है। तो एकदम तलवार निकाला और कहा मार डालेंगे ऐबक तुमको। तुरंत आ गई उसकी बेटिया, खबरदार आपको मेरे लाश से गुजरना होगा। बेचारा फिल्म में देखते होंगे ना, दही में दम नहीं है, हीरोआ को छाप लेगी, तुम्हें मेरे लाश, अरे ये दम। हाँ अब देखिए ध्यान से देखो, ये खचरा का हमेशा क्वेश्चन अलवल रहता है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, इसको अभी भी चिंता ऐबक की नहीं है, याल्दोज और कुबाजा की है। कह रहा है कि एक को बेटी थी क्या? हमेशा इसका क्वेश्चन हमेशा उठपटांग रहता है। एक को बेटी थी क्या? मतलब तुम याल्दोज और जो कुबाजा बचे थे उसको भी सेटल करना चाह रहा है। देखो लड़का सब कितना न्याय प्रस्त होता है, न्याय तो उसके रग रग में भरा है। अब ऐबक जो था उसको बेटियां समझाएगी, देखिए पापा, अब्बू जान समझिए, आप जिस पृथ्वीराज को से नहीं जीत पाते थे, पृथ्वीराज ने यही ना गलती किया। जयचंद को आप हरा दिए, अब पृथ्वीराज को हरा दिए, यही ना मैटर हुआ था। अब आप ऐबक को मारिएगा, फिर हम भी सुसाइड कर लेंगे, आप भी टेंशन में मन नहीं लगेगा, कोई आपके क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा, ब्याह कर दीजिए हम लोग। तो ब्याह कर दिया। क्या कर दिया? ब्याह कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ब्याह तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन अब क्या करेगा? बेटी से मोह भी था भाई, कोई बेटी को पाला है तब। तो कहा कि जो ऐबक ये पूरा एरिया तुम ही रख लो। तो उसने पूरे एरिया को दहेज में दे दिया अपने दामाद ऐबक को, और इसके साथ ही भारत में स्थापना हो गई गुलाम वंश। किस वंश की? अगर बेटियां नहीं होती तो ये लूट के धन लौट गया होता। सब उसी के चक्कर में हुआ है। हम ना घोड़ा सिखाने जाता हूं, ना वो जाल बिछाए में फंसता हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सारा चौपट हो गया। आप अरे महमूद गजनबी भी आया ही था, पैसा लूट के चला गया। गौरी भी आया था, पैसे लूटने आया था। वैसे भी गौरी कहां रहा? वो तो अपने गुलाम को यहां सौंप के चल गया। किसको सौंप के चल गया? गुलाम को सौंप के चल गया, और तबाह हो गया भारत। उसके बाद कौन आ गया? गुलाम वंश। कौन वंश? किसी को दिक्कत? तो बताइए, चौहान वंश का अंत कर दिया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी की बेटी को फंसा लिया। हाँ, क्यों जा? ठीक है, एकदम सही है। वो तुम सही है एकदम। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग को इधर से क्या देखना है? गुलाम वंश। कौन वंश? देखिए, गजनवी से ज्यादा पैसे लूट के लेके गया, गौरी पैसा ही लूट के लेके गया। गौरी भी पैसा लूट के देता, ऐबक भी पैसा लूट के ही चला जाता। लेकिन ओके बेटिया क्या की? इधर नवरसा में उसको जमीन मिल गया भारत का। नवरसा समझते हैं ना? ना, दहेज अलग होता है, नवरसा अलग होता है। दहे बकलोल मुंह दिखाई बोलता है। वो मुंह दिखाई तोरा भाता पूरे हिंदुस्तान मिल जाएगा, और वो तोर मुंह दिखाई उल्टे तोरा पैसा देना पड़ेगा। हमरो मुंह देख लो, बकलोल कहीं का। दूल्हा को कहां मुंह दिखाई होता है? वो का तो गोड़ लगाई मिलता है।
ऐसे मुस्लिम में सलामी या फिर गोड़ लगाई, यही जब मिलता है चंदा वंदा। तो नवारसा किसको कहा जाता है ना, जैसे ना जिस लड़की का भाई हुई नहीं होता है ना, उसका भाई नहीं है तो जमीन का बंटवारा होगा नहीं, और वो लड़की से अगर आप ब्याह कर लेते हैं तो वो जो ससुर जी हैं, ससुर जी के बाद पूरा साम्राज्य आपका हो गया। तो जो मिला हुआ साम्राज्य उसको क्या कहते हैं ना, नवारसा। क्या कहते हैं, नवारसा कहते हैं। समझ गया कि नहीं क्या? तो इसको क्या मिल गया, नवारसा में मिल गया, ऐबक को, और भारत में मिल गया। और गौरी उसको उधर का एरिया नहीं दिया, अफगानिस्तान का एरिया, कहा कि इधर नहीं देंगे, हल्ला हो जाएगा कि बेटिया गुलाम से फंस गई लो। उस समय इतना इंटरनेट था नहीं कि वायरल होगा, तो भारत में देके अब बसा दिया वहां पर। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत आप लोग को दिक्कत? अरे बकलोला, गौरी आक्रमण किया, युद्ध लड़ने से फुर्सत नहीं मिला, धर्म का प्रचार कौन सी किया, लूट के चल गया। उसके बाद ना आएंगे सब ऐबक वगैरह, ये सब धर्म वरम की स्थापना करेगा, सब अपना प्रचार करेगा सब। अब हम लोग को देखना है मध्यकालीन भारत। कल से हम लोग, कल फ्राइडे है, तो अगला क्लास मंडे को हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत और भारत पे हुए मुस्लिम आक्रमण। चलिए।